और शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करेंगे। साहित्य अकादमी दिल्ली ने 2021 के बावकार अवार्ड का ऐलान कर दिया है। साल 2021 के अवार्ड के लिए उर्दू के मुमताज अदीब, शायर और सहाफी चंद्रभान ख्याल के शेरी मजमुए ताजा हवा की ताबिशें के लिए दिया गया है। चंद्रभान ख्याल नस्र नज्म दोनों में यकसां तौर पर बात कहने का हुनर जानते हैं। इनकी अदबी तख्लीक में शोलों का शजर, गुमशुदा आदमी का इंतजार, लौलाक, सुबह मशरिक की अज़ा, सुलगती सोच के साए, कुमार पाशी एक इंतखाब के नाम काबिल जिक्र हैं। चंद्रभान ख्याल की फिक्र फन पर कई नंबर भी शाये हो चुके हैं। वो कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जबान दिल्ली के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज रहे। चंद्रभान ख्याल को साहित्य अकादमी के जरिए बावकार अवार्ड 11 मार्च को दिल्ली में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में दिया जाएगा। और इस बीच हमारे साथ मुमताज शायर अदीब चंद्रभान ख्याल साहब खुद फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रभान ख्याल साहब, सर आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में, और सबसे पहले सर आपको बहुत मुबारकबाद एक और अवार्ड की। शुक्रिया जनाब अली, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप के नाम में एक और अवार्ड जुड़ गया है, मतलब उस कहें तो उस अवार्ड की ही एक तरह से और हौसला अफजाई होगी, या उस अवार्ड में एक तरह से चार चांद लग जाएंगे? साहब ये तो मेरे लिए इज्जत की बात है। साहित्य अकेडमी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो जूरी मेंबर हैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, ये इज्जत दी मुझे जी। तो मैं तो इसमें तो मेरी शान बढ़ी है, मेरी इज्जत बढ़ी है, मेरा हौसला बढ़ा है, और भी आगे कुछ अच्छा करने की तहरीक मुझे मिलेगी इससे। तो बेशक जी जी जी, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। सर, ये अवार्ड उर्दू में आपने जो काम किया है और शेरी मजमुआ जो है ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए दिया गया है। सर, उर्दू की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम भी उर्दू से जुड़े हुए हैं, हमारा भी रोजगार उर्दू से ही चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि उर्दू की हालत बहुत खस्ता है और दिन ब दिन यह हालत खस्ता होती जा रही है। इसके लिए क्या कुछ करने की जरूरत है? इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोग अपने आप को इसके लिए तैयार करें। असल में हमारी अपनी गफलत की वजह से उर्दू को नुकसान पहुंच रहा है जी। जो लोग गैर उर्दू दां लोग हैं वो तो उर्दू को पसंद करते हैं, उर्दू की तामीर और तरक्की में भी दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन हम उर्दू वाले कुछ सुस्त पड़े हुए हैं। अब देखिए, उर्दू पढ़ने लिखने का अब हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वही हमारे लिए सब कुछ करे, तो वो उसकी बजाय हमें खुद आगे बढ़ना चाहिए। असल चीज ये है कि लोग उर्दू सीखें। उर्दू पढ़ना लिखना आना जरूरी है, किताबें छापने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि लोगों को अब सरकारी स्कूल तो उर्दू में कोई दिलचस्पी ले नहीं रहे हैं। लिहाजा हमें चाहिए, अब मदरसों को छोड़ दें तो अब देखें पूरे शिमाली हिंद में बहुत कम उर्दू मीडियम स्कूल बचे हैं। प्राइमरी सतह पर भी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ साउथ में और महाराष्ट्र में तो सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इधर नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि हमें उर्दू की तालीम की तरफ तवज्जो देना है, और जब हम उर्दू तालीम के मामले में कुछ आगे बढ़ जाएंगे तो उर्दू की तरक्की अपने आप कहना चाहिए आगे बढ़ने लगेगी। बड़ी अच्छी सर आपने बात कही कि हम लोग खुद एक तरह से इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, लेकिन सर जो उर्दू की अहम बस्तियां हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, लखनऊ की हम बात करें, हैदराबाद की हम बात करें, यहाँ पर जहां पर उर्दू ने एक तरह से सर जन्म लिया था, जहां पर पली बढ़ी थी उर्दू, यहां पर उर्दू दम तोड़ रही है। और आप देखिए महाराष्ट्र की सर बात करते हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर उर्दू में काफी काम अभी हो रहा है। जी जी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल चीज जो है, जहां उर्दू पैदा हुई दिल्ली, अब दिल्ली में देखिए अब 10-11 स्कूल ही उर्दू मीडियम बचे हुए हैं। एक जमाने में बड़ी तादाद में उर्दू मीडियम स्कूल यहाँ हुआ करते। फिर यहाँ के जो हैं उर्दू अकेडमियां हैं, और उर्दू सरकार जो है दूसरी उर्दू को यहाँ पर दूसरी सरकारी जबान का दर्जा हासिल है, लेकिन यहाँ सरकारी सतह पर कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो उर्दू की तामीर और तरक्की के सिलसिले में हम कह सकते हैं कि ये हो रहा है। उर्दू अकेडमी यहाँ पहले कुछ करती थी, अब पिछले 10 सालों से उर्दू अकेडमी बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, कुछ काम नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों को बैठा दिया गया है जिन्हें उर्दू जबान तक नहीं आती। यहाँ जो उसको वाइस चेयरमैन बनाया उसे उर्दू लिखना पढ़ना तक नहीं आता। ये तो हाल है। तो ऐसे में हम
बताइए क्या कहो, उर्दू वाले खामोश हैं, कोई एहतियात करने को तैयार नहीं होता है, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं होता है। अब क्या किया जाए? तो इसमें बिल्कुल सर, उर्दू के बारे में जब बात होती तो लगता है कि मुशायरों की वजह से उर्दू जिंदा है, लेकिन जो शायर हैं तो मुशायरों की वजह से चल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग नस्र निगार हैं, नस्र पर जो काम करते हैं, उनका सर इतना ख्याल नहीं रखा जाता है। क्या ये तफरीक आप भी इसके बारे में सोचते हैं? नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है, तफरीक बिल्कुल नहीं है। उर्दू जो नस्रनिगार है उनकी भी इज्जत होती है, उनको भी बुलाया जाता है, सेमिनार होते हैं और दूसरी तकरीबात होती है, उनको भी इज्जत दी जाती है, उनको भी बराबर मौका मिलता है लिखने पढ़ने का, बोलने का और तकरीबात में शामिल होने का। मुशायरे कुछ ज्यादा होते हैं, और मुशायरों जो है, मुशायरे असल में कारोबारी ज्यादा हो गए हैं। अब वो तफरीक का ही सिर्फ एक साधन बन के रह गए हैं। तो अब क्या करें, वहां पर कोई एक जमाना था कि मुशायरों से बहुत कुछ सीखने को मिलता था, जबान की तामीर और तरक्की का मामला भी वहां से जुड़ा हुआ था, और उर्दू को कहना चाहिए हर तरह से फरोग हासिल होता था। लेकिन अब वो बात नहीं रही है। अब तो मुशायरे भी ऐसे होने लगे, और शायर आप मुझसे ज्यादा जानते हैं कि किस तरह के शायर मुशायरों में आ रहे हैं और क्या हो रहा है। सर, एक बात का हमेशा बहुत दुख रहता है और लोग इसका तस्करा भी करते हैं उर्दू वाले, कि उर्दू को जितनी मजबूती के साथ रोजगार के साथ जोड़ा जाना चाहिए था उस पर काम नहीं किया गया। हाँ, ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो रोजगार से तो तभी जुड़ेगी ना जबकि लोग उर्दू को सीखेंगे, उर्दू को कारोबार से जोड़ेंगे। अब जब उसको बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है, उर्दू को ये समझ लीजिए कि एक जमाना था, और आज भी मौके हैं, फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामे हैं, और दूसरे सरकारी जैसे कि आप कह लीजिए पुलिस महकमा है और दूसरे इनमें उर्दू की जरूरत है। आपका जो अब जो कहना चाहिए कि पूरा मीडिया जो है, कहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उसमें भी उर्दू पढ़े लिखे लोगों की बहुत जरूरत है। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत मौके हैं। सवाल इसका है कि उर्दू लिखने पढ़ने लोग आए तो सामने, उनकी बंदोबस्त होना बहुत जरूरी है। इसमें सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है, जो तंजीमें हैं वो आगे आए। एक मेरा आखिरी सवाल कि आप उसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं कि उर्दू को आज हम देखते हैं कि एक खास मजहब से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप उसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं और आपने बहुत काम उर्दू के लिए किया है, लेकिन जो इस तरह की अब सियासत, जो इस तरह की बातें होती हैं कि उर्दू एक खास तबके से जुड़ती है, खास मजहब से इसका ताल्लुक है, ऐसे लोगों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए साहब, ये सारा काम सियासत का खेल है जी। असल में उर्दू वालों को भी वोट बैंक समझ लिया है इन सियासी पार्टियों ने जी, और यही वजह है कि बस वो उर्दू की जब ऐसा मौका आता है, चुनाव का मौका आता है या दूसरा आता है, तो बस वो अपना उर्दू का नाम लेने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं, सियासत की वजह से, वरना ऐसी बात नहीं है। आज भी गैर मुस्लिम हजरात उर्दू को ज्यादा पसंद करते हैं। आपको पूरा हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, उर्दू को पसंद करने वाले, उर्दू को सीखने के ख्वाहिशमंद हजरात की बड़ी तादाद है। सवाल ये है कि उनको सहूलतें नहीं है, और जब सहूलतें मिलने लगेंगी तो ऐसी बात नहीं है, उर्दू आज भी जिंदा रहेगी और आज जिंदा है और आगे भी रहेगी। उर्दू कभी मर नहीं सकती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात सर आपने कही कि उर्दू हमेशा जिंदा रहेगी और उर्दू कभी मर नहीं सकती है। बस इसके लिए हमें काम करने की जरूरत है, सरकार के भरोसे पर ना रहें, बल्कि इस पर हम ही लोगों को काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभान ख्याल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया जनाब अली। चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने रियासत से लव जिहाद के मामले को खत्म करने के लिए मुहिम शुरू की है। भोपाल में मामले को लेकर उलमा बोर्ड कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और मीटिंग में ऐसे निकाह नहीं पढ़ाने का मशवरा दिया गया जिसका ताल्लुक वालिदैन की रजामंदी के बगैर किया जा रहा हो। उलमा बोर्ड का कहना है कि सिर्फ शादी के लिए मजहब की तब्दीली किया जाना मुनासिब नहीं है और इस्लाम भी ऐसी शादी की इजाजत नहीं देता है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत ने कानून भी बनाया, बहुत से सारी तंजीमें इसको लेकर एहतजाज भी कर रही हैं। मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड ने एक बड़ा कदम उठाया है कि जितने भी निकाह ख्वाह हैं उनको इस बात की जो है तरबियत दी जाए, उनको समझाया जाए कि ऐसे मामले जहाँ पर दो मजहब के बीच में सिर्फ
शादी के लिए मजहब तब्दील किया जाए, वो काम नहीं होना चाहिए। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश उलमा बोर्ड के सदस्य अनस साहब मौजूद। अनस साहब, ये ख्याल कहाँ से आया, किस तरह की चीज़ों का फैसला किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मध्य प्रदेश और पूरे मुल्क के अंदर इस तरीके के काम करता आ रहा है। समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, मुआशरे के अंदर फैली हुई बुराइयों को ख़त्म करके अच्छाइयों पे लोगों को लाने का काम उलमा बोर्ड ने किया है हमेशा। अभी हमारी इस सिलसिले में एक मीटिंग हुई। हम दीनी और मिली समाजी खिदमात में उलमा बोर्ड बहुत एक्टिव रहता है। हम लोगों की मीटिंग हुई। हमारे यहाँ भोपाल में अल्हम्दुलिल्लाह दारुल क़ज़ा में जो निज़ाम है निकाह का, वो बहुत मुस्तहकम है और बहुत अच्छा है और बहुत मजबूत है। इसको कानून बनने से पहले ही ये निज़ाम था, कानून तो बाद में बना, पहले से ही ये निज़ाम था हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो गार्जियन आते हैं उन्हीं को निकाह के रजिस्ट्रेशन का फॉर्म दिया जाता है। हम ऐसे किसी को बग़ैर सरपरस्ती के अगर कोई आता है तो हम उसको नहीं, उसका निकाह नहीं किया जाता यहाँ पे हमारे यहाँ दारुल क़ज़ा में। दूसरी बात यह है कि हम दारुल क़ज़ा का फ़ैसला तो नहीं है ये, मगर हमारा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने इसी को करते हुए कि इसको एक नज़ीर बनाते हुए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश से कहीं कुछ छोटी जगहों से शिकायत आई कि किसी ने पेपर में कुछ गड़बड़ी करके किसी काजी साहब से निकाह पढ़वा लिया, उनको भी शायद पता नहीं चला, मगर इसकी पुष्टि अभी हुई नहीं है, उसकी जाँच चल रही है। तो हमारा एक सिर्फ ये कहना है कि एक छोटे से अमल से, जो इस्लाम भी काबिल कबूल नहीं करता कि शादी के लिए मज़हब को बदलना, ये इस्लाम कहीं से कतन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और किसी मज़हब में भी इसकी इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून को मानते हैं, इस कानून को मानते हुए, इसको फॉलो करते हुए, प्रॉपर पेपर लेकर उम्र का देखते हुए और ही निकाह पढ़ाया जाए। हमने यही मांग की है काजियों से। लेकिन अब आपके बयान की मध्य प्रदेश के वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने लव जिहाद को रोकने के लिए उलमा बोर्ड के जरिए उठाए गए कदम का खैर मकदम किया है। वज़ीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि उलमा बोर्ड ने जो कदम उठाया है वो अच्छी पहल है। वज़ीर दाखिला ने इस तरह की पहल को समाज को जोड़ने की मुस्बत फिक्र से ताबीर किया। वाज़ेह कि मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के मामले में हिंदू तंजीमों के बाद उलमा बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ तक मैं समझता हूं कि एक अच्छी पहल उन्होंने की है और इस तरह की पहल से समाज के अंदर सकारात्मकता बहुत ज्यादा जाती है और इस बात पर सभी ध्यान देंगे। मुल्क की मशहूर मारूफ अकेडमियों में शुमार दहली उर्दू अकेडमी सालों से खाली पड़ी असामियों को पुर नहीं किए जाने की वजह से दम तोड़ रही है। उर्दू सरगर्मियां बंद होती जा रही हैं और अकेडमी मफलूज होकर रह गई है। हालत यह है कि अकेडमी में 50% से भी कम मुलाजमीन हैं जिनसे काम चलाया जा रहा है। यह खास रिपोर्ट देखिए। मुशायरों, अपने बेहतरीन प्रोग्रामों, अदबी सरगर्मियों की वजह से अलग पहचान बनाकर सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली उर्दू एकेडमी का हाल इस बोर्ड के जैसा है, जो आधा छुपा हुआ है और आधा नजर आ रहा है। एकेडमी में वैसे तो 55 पोस्ट सैंक्शन है, लेकिन 25 पर ही परमानेंट मुलाजमीन है। परमानेंट सेक्रेटरी सालों से नहीं मिला। अब असिस्टेंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, पब्लिकेशन ऑफिसर के ओहदे भी खाली पड़े हैं। एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया गया है, जबकि एकेडमी की मैगजीन में परमानेंट एडिटर भी नहीं है, जिसकी वजह से उर्दू वाले फिक्रमंद हैं। सरकारी इदारों के लिए, वो उर्दू एकेडमी या कोई भी इदारा हो, उसके लिए ज़रूरी है कि जो सैंक्शन पोस्ट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भरी भी हों। दिल्ली उर्दू एकेडमी पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से उसको अव्वलियत हासिल थी, जिसने बहुत काम किया, ख़ास तौर से सकाफती प्रोग्राम के लिए। लेकिन अब वो फंड की वजह से या किसी वजह से वो कुछ सब मुअत्तल है। तकलीफ़ तो नहीं, दुख ज़रूर होता है। पहले की तरह अब वो रौनकें नहीं रही हैं। एकेडमी का ये हाल पिछले 10 सालों में हुआ है। जो भी अफसर या मुलाजिम रिटायर होता है, उसकी जगह पर तकर्रुरी नहीं होती। एकेडमी के वाइस चेयरमैन हाजी ताज मोहम्मद का कहना है कि पिछले 2 साल कोरोना वबा की नजर हो गए, अब हालात सुधर रहे हैं। वो जल्द ही इस मामले को गवर्निंग काउंसिल में उठाएंगे। तो कोविड की वजह से जो भी स्टाफ है वो काम अभी तक चल रहा था, लेकिन जो कमी है स्टाफ की, वो कमी तो पीछे से चली आ रही है। उसके लिए हमने, जब मैं आया यहाँ पर तो हमारी बोर्ड की मीटिंग हुई थी। उस बोर्ड मीटिंग में भी हमने कहा था कि जो पद
खाली हैं उनको पूरा किया जाए। तो वो कोविड की वजह से उन पर कोई काम नहीं हुआ है। मुल्क की एकेडमियों में दिल्ली उर्दू एकेडमी का रुतबा सबसे बड़ा है। एकेडमी का बजट 15 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। ये बात सही है कि पिछले 2 साल कोरोना की भेंट चढ़ गए, कोई काम ठीक से नहीं हो सका। लेकिन हाल ही में दिल्ली हुकूमत के जरिए जल बोर्ड के मुलाजमीन को मुस्तकिल तकर्रुरी दी गई, लेकिन दिल्ली उर्दू एकेडमी के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि अब सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर दिल्ली उर्दू एकेडमी के 50% से जायद ओहदे क्यों खाली हैं और उन पर कब तकर्रुरी होगी। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर एतराज से बरपा हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब मामले को लेकर एक तरफ जहां कर्नाटक में एहतजाज, मुजाहरे, हंगामे और तशद्दुद का सिलसिला जारी है, वहीं यूपी में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने वाली तालिबात से लेकर रिसर्च स्कॉलर्स और दर्स व तदरीस के खिदमात अंजाम देने वाली खवातीन भी मानती हैं कि महज सियासी मफाद हासिल करने के मकसद से इस तरह के मसाइल को हवा दी जा रही है। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में 1 साल कबल फौज ने तख्ता पलट करते हुए इक़्तिदार पर कब्जा जमाया था, जिसके बाद से यह मुल्क तशद्दुद की आग में जल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर म्यांमार के लोग जमा हुए और मिलिट्री किरदार के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। 21 फरवरी को 1 साल पहले म्यांमार में तख्ता पलट के जरिए फौज ने मुल्क पर कब्जा कर लिया था। मिलिट्री रूल की बरसी पर दिल्ली के जंतर मंतर पर म्यांमार के लोग एहतजाज करने के लिए जमा हुए। एहतजाजी मुजाहिरीन में ज्यादातर लोग शीन बौद्ध समाज से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें से कई लोग हाल ही में म्यांमार से हिंदुस्तान आए। इन लोगों का कहना है कि बैनुल-अक़वामी बिरादरी को म्यांमार में जमहूरियत बहाल करने में मदद करना चाहिए। The military dictatorship in Myanmar is already being for 1 year. So we just come here to demand all the international government, all the international community to cooperate with the civilized. इन एहतजाजी मुजाहिरीन में रोहिंग्या मुस्लिम भी हैं। ये लोग इन लोगों को हिमायत देने पहुंचे हैं। इन लोगों में शामिल शब्बीर कहते हैं कि वो तमाम म्यांमार के लोगों को अपने से अलग नहीं मानते। अभी तकरीबन 60 सदस्य ऊपर इंडिया में लोग बेघर होके आ चुका है म्यांमार इतनी कम्युनिटी। तो ये जो हम सॉलिडारिटी के लिए उनके पास आए हैं और ये हमारा भाई है। बर्मा का खूबसूरती जो है, जितना जो कम्युनिटी है सबके साथ में लेके चलना, ये हमारा खूबसूरती है। हाल ही में म्यांमार से भारत पहुंचे लोगों ने न्यूज़ 18 को हालात के बारे में बताया कि किस तरह उन्हें जबान से लेकर तमाम दिक्कतों का सामना है। वहाँ पे तो अभी तक घर जल रहा है, कभी रेप हो रहा है फीमेल्स के साथ, बच्चों को तक मारा जा रहा है। वहाँ पर बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है और पूरा बॉम्ब एक एक करके फट रहे हैं वहाँ पर, और जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। इंटरनेट यहाँ आते हुए इसे सिर्फ 3 दिन हुआ है। वहाँ पे ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन है ना कुछ है। 2012 में म्यांमार बहरान की शुरुआत हुई थी, जब रोहिंग्या पर हमले हुए थे, और अब म्यांमार में मिलिट्री रूल है। जाहिर है ये मुल्क मजालिम और जुल्म की खामोशी की कीमत चुका रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए दिल्ली से खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। मुमताज मुजाहिदे आज़ादी और मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बरसी के मौके पर भोपाल में इन्हें याद किया गया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा और सर्वधर्म सद्भावना मंच के जरिए मौलाना आज़ाद की बरसी के मौके पर कुरान खानी और शजरकारी करके इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। मौलाना आज़ाद की विलादत 11 नवंबर 1888 को मक्का मुकर्रमा में हुई थी और इन्हें 22 फरवरी 1958 को दिल्ली में अपनी जिंदगी का सफर तमाम किया था। मौलाना आज़ाद न सिर्फ उर्दू सहाफ़त के नकीब थे, बल्कि बेहतरीन इंशा परदाज और मुफस्सिर कुरान के साथ उन्होंने हिंदुस्तान को तालीम का जो नजरिया पेश किया था वो आज भी अहमियत का हामिल है।
हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए इंसानी मदद के तौर पर 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का जो फैसला किया था, इस पर अमल होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान के रास्ते से गेहूं की खेप अफगानिस्तान पहुंची है, इसलिए तौर तरीके तय करने में काफी वक्त लग गया। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन ने गेहूं की खेप को झंडी दिखाकर रवाना किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सर सैयद एकेडमी में मुनक्किदा तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के हाथों आज 5 किताबों का इजरा अमल में आया। इसमें 3 किताबें सर सैयद अहमद खान और एक 1857 तहकीक व तदवीन डॉक्टर राहत अबरार, आवाज़े सर सैयद मुरतब डॉक्टर शहनवाज शान और रुफ़क़ा सर सैयद प्रोफेसर इफ्तिखार आलम है जो सर सैयद अहमद खान के ताल्लुक से अहम मालूमात फराहम करती है। वहीं 2 मोनोग्राफ का भी इजरा हुआ, जिसमें नवाब मोहसिनुल मुल्क को डॉक्टर मोहम्मद नासिर और नवाब सर हाफिज अहमद सईद खां मरहूम डॉक्टर मोहम्मद फुरकान संभली ने लिखी है। तकरीब में मुतादिद माहिर तालीम और दानिश्वरान मौजूद रहे। सभी ने सर सैयद एकेडमी के जरिए किए जा रहे इशाती कामों की सताइश करते हुए इसे वक्त की अहम तरीन जरूरत करार दिया। नवाब सर हाफिज अहमद सईद खां पर लिखे गए मोनोग्राफ के मुसन्निफ डॉक्टर फुरकान संभली को सभी ने खिराज अकीदत पेश किया, जिनका कोरोना के सबब इंतकाल हुआ था। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।